नमस्कार, आदाब। सानिध्य लंदन की इस 32वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत है। सानिध्य लंदन की स्थापना वर्ष 2003 में की गई, साहित्य, संगीत और कला के विविध आयामों पर विमर्श के लिए। कोविड के महामारी के चलते साल 2020 से सानिध्य की हदें जूम तक सिमट कर रह गईं। पर इसके बावजूद सानिध्य के पटल पर इस बीच राजेश रेड्डी जैसे शायर, ममता कालिया जैसी कहानीकार, नरेश सक्सेना जैसे कवि, अनूप जलोटा जैसे गायक, श्याम बेनेगल और एम.एस. सत्तू जैसे फिल्मसाज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साहबजादी प्रोफेसर अनीता बोस अफ जैसे लोग तशरीफ लाए, जिन्होंने हमें अपने जीवन के अनुभवों और प्रेरणाओं से अवगत कराया। इस कड़ी में आज हमारे खास मेहमान हैं हमारे दोस्त, पेशे से हड्डियों के डॉक्टर पर दिल से शायर जनाब हिलाल फरीद, जिनकी शायरी की नई किताब प्यार की बोली बोल पर हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी शायरी सुनेंगे। आज के सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं पत्रकार, लेखक, समीक्षक और बीबीसी हिंदी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे दोस्त शिवकांत शर्मा। आज की हमारी एक और खास मेहमान है दिल्ली से डॉक्टर रक्षंदा जलील, जो कि एक जानी मानी अनुवादक, लेखिका और साहित्यिक इतिहासकार हैं। रक्षंदा जी इस किताब का अनावरण करेंगी, रिलीज करेंगी और इस पर हमें अपनी राय से अवगत कराएंगी। और हमारे साथ हैं बीबीसी ब्रॉडकास्टर, गायिका और नेशनल स्कूल ड्रामा की ग्रेजुएट ममता गुप्ता, जो हिलाल साहब की कुछ चुनिंदा गजलों को प्रस्तुत करेंगी। हमारे साथ दो और लोग भी हैं, शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित विश्व प्रकाश, जिन्होंने हिलाल साहब की एक गजल को संगीतबद्ध किया है, और हमारे साथ हैं युवा गायिका, रेकी हीलर, वॉइस ओवर और स्केच आर्टिस्ट उत्तरा सुकन्या जोशी, जो पेश करेंगी मेरी पसंद की हुई और पंडित विश्व प्रकाश के द्वारा संगीत में बांधी गई एक गजल। साथ में हमारे साथ वरिष्ठ ब्रॉडकास्टर यावर अब्बास साहब हैं, नूर जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक छोटे पावर पॉइंट से। आप लोग पावर पॉइंट देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, हिलाल फरीद साहब ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और पिछले कोई 30 साल से यूनाइटेड किंगडम में हैं। हिलाल फरीद की पैदाइश उर्दू तहजीब के मरकज लखनऊ की है। इत्तेफाक की बात है कि लखनऊ मेरे भी बचपन का शहर रहा है। ये तस्वीर हिलाल जी की माता जी और पिताजी की है, वालिद वजीहुल और वालिदा सूफिया सुल्ताना। पैदाइश लखनऊ की, पर हिलाल जी की परवरिश और तालीम अलीगढ़ में हुई है। और ये उनके एडोलेसेंस की, किशोर अवस्था की तस्वीर है। यहाँ उनके साथ हैं उनके दो भाई राहिज और तालिब और ममेरे भाई जफर। एक और मजेदार तस्वीर हेलन के साथ। हेलन कोई नर्स या डॉक्टर नहीं, बल्कि एक प्यारी घर की सदस्य है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये रहा वो स्कूल, आर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट अलीगढ़, जहां से हिलाल साहब ने प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा हासिल की। और ये है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से और एमबीबीएस जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से, जो कि मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ का ही एक पार्ट है। और ये नौजवान हिलाल और जोया जी, शादी के पहले का रोमांस, ऐसा मालूम होता है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे या कभी कभी का कोई सीन सा लगता है। और ये रोमांस के बाद निकाह, और ये तस्वीर है वलीमा की, शादी के बाद की खास रस्म भोज यानी डिनर। यहाँ जोया जी और हिलाल अपने साहबजादे जैद के साथ। और ये उनकी पहली किताब है शायरी की, जब दियों के सर उठे, जिसके बारे में शायद हम बात करेंगे।
और अब ये आखिरी स्लाइड है। अमूमन ऐसा पावर पॉइंट में बिरले ही आप देखते होंगे। ये हिलाल साहब का डीएनए प्रोफाइल है और राज की बातें क्या है हिलाल साहब की इथनिसिटी या नस्ल। इनकी नस्ल की जड़ें लखनऊ और अलीगढ़ से कहीं गहरी दूर दूर स्कैंडिनेविया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तक फैली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 74% दक्षिण एशियाई हैं ये, और 14% स्कैंडिनेवियाई हैं, और 6% सेंट्रल एशियाई हैं, और लगभग 4% वेस्ट एशियाई और 2% आयरिश, स्कॉटिश और वेल्श हैं। ये गुत्थी हिलाल जी से हम सुलझवाएंगे। बहरहाल अब हम इसको बंद करें और अब हिलाल साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और वाकई जिस मोहब्बत से आपने प्रोग्राम कायम किया है, और जैसा कि लोग जानते होंगे ये प्रोग्राम 2 हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई और उसकी वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। और उसके बाद जो मोहब्बत और अपनाइयत के मैसेजेस आए हैं आप सब से, उन्होंने मुझे बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ढेर कर दिया है। और मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ इस बात में कि मैं आपकी महफिल में शामिल हूँ। और आपने तस्वीरें मांगी थी, मैंने दे दी थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि आप मेरे कुछ राज भी खोलेंगे इसमें। आपने जो चाहा कहा और किया, और आप क्या कहा है। यहाँ पे आपको डीएनए प्रोफाइल की बात मैं जरा बताऊं। हाँ, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शायरी की बातें तो होती रहेंगी, पहले इस डीएनए की बात हो जाए। देखिए ललित जी, मजे की बात यह है, तलाश की एक जो सबसे बड़ी खूबी है किसी चीज को तलाश करने की और रिसर्च करने की, ढूंढने की, वो ये है ललित जी कि आप ढूंढने कुछ चलते हैं और मिल कुछ जाते हैं, है ना जी। जी तो हाँ, ममता जी शामिल हो गई, वाह वाह, अब तो प्रोग्राम कामयाब हो गया। बिल्कुल। तो हुआ ये कि मेरे यहाँ 2 मसले थे। एक तो ये कि मेरा एक फैमिली ट्री है जो कि कुछ बताता है कि हम कहाँ से हैं, और मैं हमेशा सस्पेक्ट रहता हूँ ऐसी चीजों के लिए। एक बात तो ये। दूसरी चीज ये कि उन दिनों पिछले 2 साल में डीएनए का बड़ा जिक्र चलता रहा है। तो जब ये कोविड हुआ, मैं यहाँ लॉकडाउन में आ गया, आइल ऑफ वाइट में पड़ा था, फैमिली से दूर, तो हर खुराफात दिमाग में आ रही थी। उन्हीं दिनों ये भी हुआ कि ये लोग कुछ ऑफर दे रहे थे, मैंने कहा चलो ये कराया जाए, तो मैंने डीएनए प्रोफाइल कराया। तो जैसे आपको हैरत हो रही है कि मैं कहाँ आयरिश, और हालांकि मेरे दोस्त ने वहां से लिख के मुझे भेजा, वो जो मजाक हम लोग करते हैं कि हमें मालूम था तो कोई आयरिश खून जरूर है। तो एनीवे, तो तो जो मुझे हैरत खुद हुई कि ये आखिर क्या मामला है, मैं यहाँ कैसे इसमें ये मेरा निकल रहा है यूरोपियन ब्लड। तो मैंने तलाश करना शुरू की, कुछ मेरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करी। ढूंढते ढूंढते मैं, क्या आप लोग देख सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल। जी जी। तो ढूंढते ढूंढते मैं और कुछ पढ़ते लिखते एक किताब तक पहुंचा, एक रिसर्च वर्क तक पहुंचा। वो है डेविड रीच का रिसर्च का काम, और वो लाजवाब काम है। उसने एक अजीब व गरीब चीज साबित किया, फिर मुझे मालूम हुआ, जिसका मैं सुनता रहता था लेकिन इतनी तफसील से नहीं जानता था, कि जो नई साइंस डेवलप हो रही है पॉपुलेशन जेनेटिक्स की, उसने दुनिया के तमाम, जैसे पहले जमाने में हम लोग क्या करते थे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, हमारी सारी सभ्यता जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस और लिंग्विस्टिक और हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती थी। लेकिन अब ये चीज एक्सट्रैक्ट करी गई है जिसे कहते हैं हम एंशिएंट डीएनए, जिससे हम पूरी प्रोफाइल पॉपुलेशन की पता लगा लेते हैं। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगर आप कभी और इसकी कोई प्रोग्राम करना चाहेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन उससे इस नतीजे पे पहुंच रही है दुनिया अब, कि हम सब जो हैं वो मिक्सचर्स हैं, कोई प्योर नहीं है। ऑल ऑफ अस आर मिक्सचर्स, whatever the population, wherever it is, it's a mix, the individuals are mixed.
इसलिए आप जिस कोने में भी दुनिया के रहते हैं, जिस जमीन पे भी रहते हैं, उस पे आपका उतना ही हक है जितना आपके पड़ोसी का है या किसी ऐसे का है जो ये कहता है कि हम यहाँ के हैं। Everybody has same right on this planet. That's what I am concluding from what I am reading. यानी कि अगर इसका मर्म हम समझ लें तो आधे से ज्यादा झगड़े तो बस यूं ही खत्म हो जाएंगे। यकीनन हो जाएंगे। और ये आपको बताऊं कि ये जो डिस्कवरीज हो रही हैं, ये उसी तरीके की चेंजेस लाएंगी जैसे कि उस वक्त हुआ था जब पहले समझा जाता था कि सूरज जो है वो घूमता है, दुनिया स्टेशनरी है। It's that type of change that is coming. So we are all mixed. If we do DNA profile, जो लोग कहते रहते हैं उनका DNA इनका DNA, वो करा के देखें, मुझसे ज्यादा फर्क नहीं आएगा उनके DNA। तो चलिए हम लोग सभी अब अपना डीएनए कराएंगे, शायद वी आर ऑल इंस्पायर्ड नाउ। पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपकी और आपकी शायरी की बात करते हैं। आप लखनऊ से हैं और मैं भी लखनऊ से हूँ। हम लोग जब लखनऊ में थे तो कहा करते थे कि लखनऊ की तहजीब का आलम यह है कि एक देहाती रिक्शे वाला भी किसी बच्चे से कहता है, बेटे आप कहाँ जाएंगे। तो ये शायरी के बीज आपको कहाँ से नसीब हुए, लखनऊ से या अलीगढ़ से? हाँ, ये या कह के आपने मेरे इस सवाल को जरा मुश्किल कर दिया, लेकिन चलें। तो ये देखिए, मेरा खानदान लखनऊ का है और टिपिकल लखनऊ का है। और यावर भाई बैठे हैं, लेकिन ये मुझे है कि वो पूरी तरह नहीं सुन पाएंगे मेरी बात। तो लखनऊ अवध की तहजीब में हमारा घराना जो है वो ग्रो किया और हम फिर बाद में अलीगढ़ आ गए। जहाँ तक शायरी का सवाल है, घर में हर एक को शायरी का शौक था, मेरे वालिद को भी, लेकिन वो पढ़ते ज़्यादा थे, करते नहीं थे शायरी। मेरे चचा बहुत बढ़िया अंदाज में पढ़ते थे, उनका जो पढ़ने का वो था तरीका, वो लाजवाब था। मेरे दोनों मामू वो बहुत शौकीन शायरी के, और मेरे जो छोटे मामू हैं वो तो बाकायदा मतलब हसन कमाल साहब, तो उनसे मैं यकीनन बचपन में इंस्पायर हुआ हूँगा, बल्कि उनसे भी पढ़ने का अंदाज और जो शायरी का वो है, उनका जो डिक्शन है, वो मैं समझता हूँ कि किसी हद तक मैंने उनसे सीखा होगा। उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ आया, तो अलीगढ़ में जाहिर है सारा माहौल शायरी का था, और मैं शहरियार साहब के बाद में बहुत करीब हो गया। लेकिन उससे पहले स्कूल के दिनों में ही मैं शेर कहता था। राम मोहन शायद जानते होंगे, इनको बोर किया करता था उल्टे सीधे शेर सुना के। लेकिन मेरे साथ एक मुश्किल थी, मैं क्योंकि पढ़ता भी बहुत था तब से ही, हालांकि हमारे सब दोस्त अहबाब उस जमाने में फोर्सेस रिक्वेस्ट का जमाना था, सब वू ले वू और डांसिंग क्वीन वाला मसला चलता था। हम तो यहाँ लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े यार, उसका सीन नहीं था वहाँ पे। लेकिन बहरहाल तो मैं शेर कहने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे ये मालूम था, क्योंकि मेरे मामू और ये सब शेर पढ़ते थे, सुनाते थे, तो मुझे मालूम था कि ये मीटर में नहीं होते हैं मेरे शेर, इनमें गड़बड़ है। तो मुझे बड़ी उलझन रहती थी। खैर बाद में मेरी मुलाकात शाहपर रसूल साहब से हुई, जो जिनसे मैंने बहुत शुरू में सीखा, कि मीटर वीटर उनसे मैंने सीखा। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने शेर के निकला। फिर वहाँ शहरियार साहब से बहुत क्लोज था मैं, और फिर ये सईद खां इसमें जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बकवास सुना करते थे बहुत, जिसे कहते हैं कि उससे पेशेंस के साथ। फिर वहाँ से शायरी वायरी शुरू हुई। यूनिवर्सिटी में माहौल था, बेपनाह माहौल था, उर्दू डिपार्टमेंट में अच्छे मुशायरे होते थे। वहाँ पे कैफी साहब और सरदार जाफरी साहब और ये लोग सब मुस्तकिल आते थे, उनके मुझे मौका मिलता था हमेशा उनके साथ पढ़ने वढ़ने का। फिर यहाँ आया तो यहाँ पे शहरियार साहब ने ही साक़ी साहब से मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। बाद में यहाँ मेरे अजीज़ हैं, बहुत ही मेहरबान, अदील सिद्दीकी साहब, उनसे, और यहाँ पे लोगों फिर एक हल्का बन गया, अदील सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा शाहब साहब, वो सूफ़ी के जंक्शन वो फंक्शंस कराते थे, और रिफ़ा शमीम साहब, इनसे बहुत क्लोज हुआ मैं। इन लोगों का बड़ा करम मुझ पे रहा हमेशा। तो शायरी होती रही, लोग सुनते रहे। ये आपकी जो किताब है, इसका टाइटल आपने अपने ही एक दोहे से लिया है। एक आलिम ने दे दिया ये फतवा अनमोल, सारे फतवे भूल जा प्यार की बोली बोल। ये बहुत ही अपीलिंग टाइटल है, और खासतौर से ये टाइटल
क्यों आपने लिया या क्या उसके बिना आप कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरे 2 चीज़ों में मेरा हमेशा से बड़ा वो रहा है। एक तो ये कि देखिए, मेरी शायरी में कई लोग कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं और कई बुज़ुर्ग मुझसे कहते हैं कि तुम मुल्ला के पीछे पड़े रहते हो और तुम ये ठीक नहीं है और ये वगैरह-वगैरह। लेकिन हकीकत ये है, मैं पहले भी कहीं कह चुका हूँ कि मैं 2 चीज़ों से बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो है इंडिविजुअल लिबर्टी एक, और दूसरे जी और जीने दो का कांसेप्ट। ये 2 मेरे लिए बहुत अज़ीज़ हैं और जहाँ भी इन 2 के ऊपर कोई मुश्किल डालता है तो फिर मुझे कुछ कहने को दिल चाहता है और मैं कहता हूँ। तो ये जो है, एक आलिम ने दे दिया ये फ़तवा अनमोल, सारे फ़तवे भूल जा, प्यार की बोली बोल। मेरे ख़्याल में इसी उसका नतीजा है कि लोग कोई कुछ करना चाहे, कोई आदमी अपने दिल की बात कुछ कहना चाहे, उसके ऊपर कोई रिलीजियस लीडर, कोई आदमी जो कि इक़्तिदार में हो, वो एक फ़तवा जड़ देता है और उसकी ज़ुबान बंद कर देता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात ये है कि जब हम एक साथ मिल के रहते हैं, तो ज़ाहिर है प्यार की बोली बोलना चाहिए। और ये क्योंकि इतना अहम मेरे लिए है कि मैंने समझा कि इसका टाइटल मैं किताब का यही रखूँ। तो बहुत ही सिलसिलेवार आपने इस किताब को बिल्ड किया है और ये ख़ास बात जो मुझे इस किताब में मुख्तलिफ लगती है और जो किताबें हैं शायरी की उससे अलग लगती है कि ये इसमें जब आप बात करते हैं तो उसके चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया गया है, उसमें कई ब्रैकेट में कई लफ्ज़ जो हैं उसको अंग्रेज़ी में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है। तो ऐसा लगता है कि इस किताब का मकसद केवल अपनी शायरी से लोगों को वाकिफ़ करना ही नहीं है, बल्कि इसका कोई एक बड़ा एक जिसको हम लोग कहते हैं बेहतर मोटिव भी है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना पे कहा था, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने आत्मा के लिए, अपने अंतर के सुख के लिए मैंने इसको रचा है। क्या बात! पर मुझे लगता है कि आप थोड़ा-सा मुख्तलिफ हैं। आपके लिए शायद ये कहा जा सकता है, हिंदी उर्दू सुखाए, हिलाल प्यार की बोली गाथा। यानी कि आप स्वांतः सुखाए नहीं, हिंदी उर्दू हिताए। तो ये क्या ये बात सही है कि आपका जो एक पर्पज़ है वो इससे बड़ा है, अपनी शायरी से बड़ा है? देखिए, मैं बड़े-छोटे में नहीं जाते हैं, लेकिन चलिए आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये किताब इस तरह से क्यों लिखी या छपवाई? वो मैंने जब पहली किताब अपनी तामीर की थी, जब दियों के सर उठे, उसका मकसद ये था, मुझे मालूम भी नहीं था कि उसका कैसे लिया जाएगा। वो उर्दू की एक किताब थी, उर्दू की जैसे किताबें होती हैं, उस शक्ल में छपी थी। वो कबूल की गई और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला, लेकिन एक मेरे साथ मुश्किल ये आई कि जो मेरे बहुत करीबी दोस्त अहबाब थे, उन्होंने ये कहा कि भई हम इसे पढ़ नहीं पाए। तो ये तय हुआ कि उसे मेरे मेरे दिल में मैंने तय किया कि अब हिंदी में छपवानी है। जब मैंने हिंदी में का किया तो मेरे ऊपर ऐसी चीज़ें खुली हिंदी की जो मैंने कभी उस तरफ अपनी नज़र नहीं डाली थी। वो ये कि उर्दू लिखने के लिए हिंदी का स्क्रिप्ट एक बेहतरीन स्क्रिप्ट है। क्योंकि हमारी शायरी ख़ास तौर से जो है वो आवाज़ की है, हमारी शायरी अल्फ़ाज़ की नहीं है। हमारी पूरी जो शायरी जो मीट्रिक सिस्टम बना हुआ है वो आवाज़ों पे बना है, फ़ोनेटिक्स पे बना है। और तलफ़्फ़ुज़ हमारे यहाँ सबसे अहम है। यानी तलफ़्फ़ुज़ जो है वो स्पेलिंग से अहम है। ये मैंने अपनी किताब में बात भी लिखी। तो तलफ़्फ़ुज़ अगर आप सारी बिंदियाँ-विंदियाँ इस्तेमाल करें, हिंदी की ब्यूटी ये है कि लफ़्ज़ जैसे लिखा जाता है, वैसे ही पढ़ा जाता है। बिल्कुल। अलिफ, सीन, अस, इस, उस सब हो सकता है, लेकिन हिंदी में अगर आप अस लिखेंगे तो अस पढ़ेंगे, उस लिखेंगे तो उस पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये जो ब्यूटी है हिंदी की, ये मुझे बहुत मेरे सामने नुमायाँ हुई। एक तो बात ये, फिर दूसरी बात मुझे ये मालूम था कि मैंने ये किताब एक ऑडियंस के लिए लिखी है, एक रीडरशिप के लिए लिखी है। वो लोग हैं जो कि उर्दू से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उर्दू पढ़ नहीं पाते। ख़ास तौर से वो इंडिया से आए हुए लोग, यहाँ पे बसे हुए और इंडिया में भी।
दे लव उर्दू बट दे कांट रीड इट। तो फिर मैंने उसको, वो भी वजह थी। लेकिन इसमें फिर जाहिर है जब आप नई चीज देख रहे हैं तो जैसे गजल है, नज्म है, किता है, रुबाई है, ये हो सकता है मैंने सोचा वो लोग जो पढ़ने वाले हैं, मेरे दोस्त जो इसको पढ़ेंगे, वो न जानते होंगे। तो मैंने कोशिश की कि सिंपलेस्ट फॉर्म में वो चीजें इंट्रोड्यूस कर दूं, समझा दूं पहले, फिर अपनी बात कहूं, वरना बात समझ में नहीं आएगी। और मैंने सब कुछ नहीं लिखा है, मैंने गजल के बारे में जितना लिखा जा सकता है वो नहीं लिखा, नज्म के बारे में जितना लिखा, मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वो लिखा ताकि आम जो आदमी है जो मोहब्बत करता है शायरी से, वो जान जाए व्हाट इज दिस अबाउट। तो ये है कि आप इस किताब को देख के अगर पढ़ के अगर कुछ लोग इससे सीखें ना चाहेंगे तो शायद थोड़ा बहुत इसमें है, इस ये मेरा इसमें वो रहा है। अगर मैं इसमें कामयाब होता हूँ तो बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अपने को, अगर नहीं होता तो फिर वो तो है ही। नहीं, बहुत आप बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुए हैं और आपकी गज़लें मेरे ख़्याल से गहरी भी हैं और आसान भी हैं। वो समझ में भी आती हैं और उनकी गहराई भी महसूस होती है। और मैंने भी और ममता जी ने भी आपकी कुछ गज़लें छाँटी हैं, ममता जी उसको रेंडर करेंगी। और 1 और 3 गज़लें जो मैंने आपकी छाँटी थी, उनमें से तीनों मैंने पंडित विश्व प्रकाश जो कि शास्त्रीय गायक हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने उत्तरा उनकी शागिर्द हैं, तो उन्होंने क्या बात है, उसमें से क्या बात। एक गज़ल उन्होंने उत्तरा को दी है। वाह। कितनी गिरहें खोल रहा है सन्नाटा। ये ओह, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। तो वाह। थोड़ा-सा हम लोग ब्रेक लेते हैं, एक अच्छा ब्रेक, और उत्तरा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसे गाकर आप क्या सबको बात सुनाएँ। है, शाबाश, वाह वाह उत्तरा, वाह। उत्तरा, ऑल फॉर यू। Uh, Namaste and Thank you so much Uttara, thank you very much. yeah, you're welcome. I'm privileged to render this ghazal, and I also thank my guru, Pandit Vishnu Prakash ji, Right. for composing this. I would have liked to take his blessings before giving this, but I think he's not here at the moment. I think he was, but maybe he You know, got. his permission is there. Don't worry. Okay. Yeah. That's fine. Okay. कितनी गिरे हैं खोल रहा है, कितनी गिरे हैं खोल रहा है सन्नाटा, सन्नाटा, कितने गिरे हैं खोल रहा है सन्नाटा, सन्नाटा, तन्हाई में बोल रहा है, तन्हाई में बोल रहा है सन्नाटा, सन्नाटा। जब से मैंने अपने दिल की बात कही, जब से मैंने अपने दिल की बात कही, आगे पीछे डोल रहा है, आगे पीछे डोल रहा है सन्नाटा, सन्नाटा, कितने गिरे हैं खोल रहा है सन्नाटा, सन्नाटा। लोग तो क्या क्या बातें करके लौट गए, लोग तो क्या क्या बातें करके लौट गए, सब बातों को तोल रहा है, सब बातों को तोल रहा है सन्नाटा,
कितने गिर है खोल रहा है सन्नाटा सन्नाटा। यार हिला लब क्या समझाऊं इसका मोह, यार हिला लब क्या समझाऊं इसका मोह। मेरे लिए अनमोल रहा है, मेरे लिए अनमोल रहा है सन्नाटा सन्नाटा। कितने गिरे हैं खोल रहा है सन्नाटा सन्नाटा। तन्हाई में बोल रहा है सन्नाटा 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 सन्नाटा। वाह वाह वाह, क्या आपने पढ़ी गजल, वाह 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 भाई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका भी, और बिलखुसूस मैं शुक्रगुजार हूँ पंडित जी का, उन्होंने इसकी धुन बनाई। और जाहिर है वो तो बहुत ही ऐसे खानदान से हैं वो कि उनको तो इज्जत के काबिल हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और मेरा थैंक्स जरूर पास करें। मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको इस हाँ, महफिल। उनकी उनकी इच्छा थी कि वो भी आपकी 2-3 गजलें उनको दी थी। एक गजल 2 लाइन वो खुद सुनाने वाले थे। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आए थे, पर आई थिंक ही इज नॉट इन द जूम एट द मोमेंट। चलिए, बहुत जब बहुत शुक्रिया जी आप पंडित विश्व प्रकाश का। और चलिए अब हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बातें और करते हैं, और फिर हम आपकी किताब को रिलीज करेंगे फॉर्मली। और आपकी गजलें हिलाल साहब हर तरह के मौजू पे हैं, मोहब्बत की बात करती हैं, समाज की भी बातें करती हैं, सियासत की भी बातें करती हैं। ये आपका ज़हन किस तरह से तय करता है कि आप कब लिखें, क्या लिखें और कैसे? हालाँकि ये एक बहुत ही यूजुअल तरह का क्वेश्चन है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आप इंस्पायर होते हैं? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। देखिए, शायरी तो एक बोली है, जो आदमी अगर बोलता है तो फिर बोलता है। लेकिन इसमें दो जो खास वो हैं, डिफरेंस है जो नज्म और गजल का, वो उसके ऊपर मैं जरा सा कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, नज्म जो होती है, मेरी जितनी नज्में हैं इस किताब में शामिल, वो नज्में तब कही गई हैं जब मेरी जिंदगी में या मेरे माहौल में कुछ हुआ है, कोई चीज हुई है जिसने के वो चाहे आपने सही कहा, वो पॉलिटिकल हो, क्योंकि आई हैव माय व्यूज, आई हैव माय, जिसे पॉलिटिकल कहते हैं या जो सोशल कह लीजिए, एक वैल्यू सिस्टम है जिसमें मैं यकीन रखता हूँ। और ये भी यकीन रखता हूँ कि अगर मेरा कोई वैल्यू सिस्टम है तो वो मुझे कहने का हक है। जो सही जो मैं बात समझता हूँ वो कहने का हक है, जिस बात को मैं गलत समझता हूँ वो कहने का हक है। तो मेरी नज़में जो हैं वो सारी, मैं आई थिंक आई शुड बी एबल टू पिन पॉइंट कि ये वाली नज़म मैंने क्यों लिखी, किस वक्त लिखी, कैसे लिखी। आप मिसाल दे सकते हैं, 2 लाइन कह के मिसाल अब दे जैसे सकते हैं। इसमें आपने सियासत की बात कही, तो मेरी एक नज़म है, जनाब ये किसान हैं। वो जो किसान मूवमेंट चल रहा था, तब जी। मैंने लिखी थी, क्योंकि मैं उस आइडिया में यकीन रखता हूँ कि जो कुछ उनके साथ हो रहा था वो ठीक नहीं था। 12 सो वो नज़म उसकी है। और ऐसे ही बहुत सारी और नज़में, खैर उसमें नहीं जाते हैं। तो ये नज़में जो हैं, ये एक नज़म के साथ बात ये होती है कि वो उनमें एक थीम होती है, तो वो एक एक गो में लिख दी जाए तो अच्छी है। मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ, मैं नज़म लिखने बैठा किसी चीज़ से मुतासिर होकर, लेकिन वो नज़म किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई, कुछ सिलसिला टूट गया, तो वो हाथ से निकल जाती है, वो नहीं फिर हो पाती। गज़लों का मामला दूसरा है। गज़लें जो हैं वो मेरी
जो मैं कह सकता हूँ वो ये है कि जो तजुर्बात ओवर द ईयर्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते रहे हैं, वो तहत शऊर में जज्ब हो जाते हैं, वो लेयर्स में जहन में बैठ जाते हैं, और फिर वो शेरों के शक्ल में कब निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, इनकी खबर नहीं होती इसकी। और गजल में ये है कि गजल में इसकी गुंजाइश होती है कि शेर इंस्टॉलमेंट्स में कहे जा सकें, एक, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होते, तो इंस्टॉलमेंट्स में कह सकते हैं। आज तो एक हर शेर अपने में कंप्लीट होता है, हर हाँ जी, शेर। अपने जी जी, और वो सिर्फ कनेक्टेड होता है अपनी राइम और मीटर से। तो वो उसमें होता है कि थॉट, और उसमें ये गजल की खूबी भी है कि एक ही शेर के अंदर जो है बड़ी बड़ी चीजें कह सकता है आदमी। तो उसमें ये जो प्रोविजन है कि वो इंस्टॉलमेंट में कही जा सकती, दैट सूट्स माय मी with the type of job I do and with the type of life I lead, it suits me। तो गजलें मेरी जो हैं वो उसमें कुछ शेर ऐसे होंगे जो एकदम से किसी वजह से कह दिए क्योंकि किसी कोई चीज स्ट्राइक कर गई, लेकिन ज्यादातर वो हैं जो तहत शऊर में, सबकॉन्शियस में बैठ गई हैं चीजें, और न जाने क्यों वो किसी वक्त बाहर निकल के आती हैं और शेर बन जाती आप जाहिर है मुतासिर होंगे, बहुत सारे शायर, बहुत सारे जो कवि लोग हैं जिनका असर आप पर, आपकी शायरी पर है, या जिनसे आप इंस्पायर्ड हैं। तो ऐसे कौन से शायर हैं जो, हालांकि आपने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है, पर मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए, जाहिर है मैं इसी इसी काम काम कह लीजिए या शौक फजूल कहते हैं हमारे यहाँ, मैं लगा रहा हूँ बचपन से। तो कोई मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो था नहीं, तो यही सब धंधे करते रहते थे और शैतानियाँ करते रहते थे क्लास में, और टीचरों की संटियाँ खाते रहते थे। लेकिन शायरी से वास्ता तो बचपन से मेरा था, तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ तो लिया है, शायरी ही पढ़ी है, नस्र वस्र तो मैंने उतनी नहीं पढ़ी, प्रोज उतनी नहीं पढ़ी, पोएम ही पढ़ी है। और जो कुछ व्यूज बन जाते हैं कि साहब ये अच्छा, हर एक की फेहरिस्त होती है, मेरी भी है। तो जाहिर है हमारी उर्दू शायरी की शुरुआत और हिंदी शायरी की भी शुरुआत जो है वो तो खुसरो से हुई, अमीर खुसरो। उसके बाद जिन लोगों को मैंने बहुत उससे समझता हूँ कि हर एक को पढ़ना चाहिए, उनमें मीर हैं, क्या क्या शेर हैं मीर के यहाँ। गालिब ज़ाहिर है, बादशाह है, और उसके बाद नज़ीर को भी बहुत अहम समझता हूँ मैं, क्योंकि नज़ीर अकबराबादी ने जो है अवाम से जोड़ दिया है उर्दू शायरी को। और फिर उसके आगे चलते हैं तो इकबाल, ज़ाहिर है इकबाल ने इतना, उनके यहाँ वो है, रिदम है, और उसने एक नए किस्म की नज़में कहीं जिनमें बिल्कुल गज़ल की सी वो है कि वो उनका शेर भी कंप्लीट है और वो कनेक्टेड भी है, मार्वलेस उन्होंने इनोवेशंस किए हैं उसमें, नज़्म में। उसके बाद जोश का तो जवाब ही नहीं है, और जोश के बारे में क्या कहूँ, यावर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो जोश तो रुबाई के तो बादशाह है, उससे बड़ा रुबाइयात तो किसी ने कही नहीं उर्दू में वैसे, जैसे फिराक फिराक साहब के बारे में आप क्या ख्याल है? क्योंकि देखिए हमारे यावर साहब और हम दोनों ही फिराक के फैन हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल फराख की तो वो जो जो उसमें जो जिसे कहते हैं हिंदुस्तान की मट्टी की शायरी जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल है, बिल्कुल लाजवाब लाजवाब शायरी है फराख की। लेकिन हर आदमी के अपने 6-7 होते हैं, मेरे यहाँ फराख आएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अभी मैं पहले 6-7 की बात कर रहा हूँ। तो मैं डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं फराख साहब को बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत, जी जी। क्या लाजवाब उनकी वो है। और जो अल्फाज का हिंदीपन जो है वो जवाब नहीं है, और उसको किस तरीके से जो जिसे कहते हैं कि जो मीर का जो स्टाइल था उसको आगे बढ़ाया है फिराक ने, उसकी मिसाल नहीं। लेकिन मैं बाद में जोश साहब के बाद मैं बड़ा उसमें था कि अब आगे कौन, लेकिन साहब फैज फैज ने, और फैज की शायरी कितनी कामयाब शायरी है, वो मुझ पर तब खुला। पढ़ता तो मैं फैज को रहा हूँ बचपन से, लेकिन तब खुला जब पिछले 2-3 दिनों में दुनिया को हिलाए हुए है उसकी शायरी। और क्या रोमांटिसिज्म, और क्या जिसे कहते हैं इश्क मोहब्बत और इनकलाब का जो
मिश्रण कह लीजिए, उसे संगम कह लीजिए, जो बिल्कुल इंसान के दिल में उतर जाए, वो फैज़ है। और उसके बाद तो खैर बहुत हैं, बड़े अच्छे-अच्छे ज़ाहिर है क्लासिक में मोमिन हैं, और बाद में दिलचस्प शायरों में तो अपने मजाज हैं, साहिर, बिल्कुल। जवाब नहीं है तो फेरिस्त चलती चली जाएगी। मेरी मतलब क़ुर्बत जिसे कहते हैं कि मेरे मेरे ऊपर करम शहरयार साहब का बहुत रहा, उन्होंने मुझे बहुत वो किया, क्या बात है। और उनका एक स्टाइल अलग है। वो स्टाइल कभी बात इस पे की जा सकती है कि क्या-क्या स्टाइल रहे हैं उर्दू पोएट्री में, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं यहीं पे। तो जी, तो यहाँ पे जो शायर हुए बरतानिया में तो इसमें कोई शक नहीं है कि बरतानिया के शायर में जो ओरिजिनल शायर खास तौर से नज़्म के, वो तो साक़ी साहब थे। जी, वो थे, उनका एक वो था स्टाइल, और उनका एक लहजा था जो कि पूरी उर्दू दुनिया में पहचाना जाता था। जी हाँ। आपका साथ रहा है उनसे। मेरा उनसे जी काफ़ी रहा। वो बल्कि इन्हीं लोगों के ज़रिए हुआ था। शहरयार साहब ने मेरा तारुफ़ उनसे कराया था, लेकिन बाद में तो यहाँ अदील भाई और मुस्तफ़ा भाई, ये लोग तो वो सूफ़ी के वो भी यावर भाई हैं। ये लोग तो सब साथ के लोग थे। जी, देखिए आपकी कुछ गज़लें ममता जी ने सेलेक्ट की हैं। वाह! हम उनसे सुनेंगे, और उसके पहले एक छोटा-सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप पेशे से हड्डियों के डॉक्टर हैं, बहुत अहम और बहुत ही पब्लिक की जनता की सेवा का काम है, लोगों की स्वास्थ्य को बचाना है। पर जो शायरी है, कविता है, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है, वो भावनाओं की दुनिया है। इसमें क्या कभी आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि आप कहाँ इसमें आ गए, या इसने आपको मदद किया है? तो ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हम ममता जी के पास जाएँगे। हाँ, बिल्कुल। पहले तो दिव्या जी मुझे याद दिला रही हैं कि अकबर हैदराबादी बहुत अहम शायर हैं, और ये तो यकीनन है यूके मरहूम रहे नहीं, लेकिन बेहतरीन शायर। हाँ, उन्होंने नाम लिया अभी। हाँ, हाँ, अब आपके सवाल पे आता हूँ। देखिए, ये अक्सर सवाल किया जाता है कि ये कहाँ शायरी और कहाँ हमारे एहसन ज़फ़र ज़ैदी भाई जो हैं, जिन्होंने हमेशा मुझ पे बड़े करम किए हैं, और बड़ी इज़्ज़त मैं उनकी करता हूँ। वो भी अक्सर मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ये कह के कराते हैं कि कहाँ हड्डी का डॉक्टर और कहाँ शायरी। वो तो एक बात है, लेकिन आपको एक बात बताऊँ ललित जी, जी, दोनों बहुत सिमिलर हैं, अच्छा। बहुत सिमिलर हैं। क्योंकि दोनों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और दोनों के लिए जो है वो कुछ फीडबैक की ज़रूरत होती है, ओके? पॉज़िटिव फीडबैक की। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि दोनों एक स्टेज पर क्राफ्ट हैं, और उसके बाद आर्ट बन जाते हैं। हुँ, जिन्हें एक उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स हो और चाहे वो गज़ल हो, वो क्राफ्ट है। वो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, उस चीज़ को आप उस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी आ जाती है उसके अंदर, और वो जब आ जाती है उसके अंदर, क्राफ्ट के अंदर, तो वो आपका आर्ट बन जाता है। और इस लिहाज से दोनों में कोई फ़र्क नहीं। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम रक्षंदा जी को भी सुनेंगे और शिव जी को भी सुनेंगे, पर पहले हम ममता जी से गुज़ारिश करते हैं कि वो सुनाएँ, वो कौन-सी गज़लें उन्होंने सेलेक्ट की हैं, और उनकी अदायगी तो हम सबको पसंद है। अम, सामाईन को मेरा आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर हिलाल फरीद को उनकी किताब प्यार की बोली बोल के लिए मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये उन सबके लिए खूबसूरत तोहफ़ा है जो उर्दू शायरी से प्यार तो करते हैं, लेकिन उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। मेरा शुमार भी उन लोगों में होता है। उर्दू शायरी में मेरी दिलचस्पी कॉलेज के दिनों में पैदा हुई। सबसे पहली किताब जो मेरे हाथ लगी वो थी हिंद पॉकेट बुक्स की दीवाने गालिब। उर्दू शायरी को आम लोगों तक पहुंचाने में हिंद पॉकेट बुक्स का बड़ा अहम रोल रहा है। इस पब्लिकेशन ने उर्दू शायरी को देवनागरी लिपि में छापा, और साथ ही मुश्किल लफ्ज़ों के मानी भी नीचे लिखे रहते थे।
धीरे धीरे मैंने और बहुत सी किताबें खरीदी और इस तरह उर्दू के मकबूल शोरा के कलाम से मेरी वाक़फ़ियत हुई। प्यार की बोली बोल वाणी प्रकाशन की पब्लिकेशन है और मुझे उम्मीद है कि वो इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। हिलाल साहब की इस किताब का मुझे काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। आज सानिध्य के ज़रिए इसका लोकार्पण हो रहा है, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। ललित मोहन जोशी ने इसरार किया कि मैं इनमें से कुछ गज़लें पढ़कर सुनाऊँ। इतनी अच्छी गज़लों में से कुछ को चुनना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। तो पहली गज़ल मैं सुनाती हूँ। कर्ज़े सितम कुछ और है, रस्मे वफ़ा कुछ और है। कर्ज़े सितम कुछ और है, रस्मे वफ़ा कुछ और है। अब के हमारे शहर की आबो हवा कुछ और है। वाह, कर्ज़े सितम कुछ और है, रस्मे वफ़ा कुछ और है। अब के हमारे शहर की आबो हवा कुछ और है। मेरी जज़ा नहीं कोई, मेरी सज़ा कुछ और है। वाह, जज़ा कहते हैं इनाम को। मेरी जज़ा नहीं कोई, मेरी सज़ा कुछ और है। उनको पसंद और कुछ, मैंने कहा कुछ और है। वाह, क्या बात। उनको पसंद और कुछ, मैंने कहा कुछ और है। दारो रसन की खैर हो, अब के चमन की खैर हो। मेरा जुनून कुछ और है, उसकी अदा कुछ और। क्या बात। दारो रसन की खैर हो, अब के चमन की खैर हो। मेरा जुनून कुछ और है, उसकी अदा कुछ और है। तुमसे गिला नहीं मगर, तुमसे गिला नहीं मगर, अपनी नजर का क्या करूं। तुमने जिसे खुदा कहा, मुझको लगा कुछ और है। क्या बात है। चाहे कसूर एक हो, लेकिन निगाहे यार। इस शेर पर आपकी तवज्जो चाहूंगी। चाहे कसूर एक हो, लेकिन निगाहे यार में सबकी सजा कुछ और है। मेरी सजा कुछ और है। कितने नए ये मरहले, कितनी नई ये साजिशें। कितने नए ये मरहले, कितनी नई ये साजिशें। दिल की तलब कुछ और है, लब पर दुआ कुछ और है। अब इतना भी अब मलाल क्यों। इतना भी अब मलाल क्यों, करते हो गम हिलाल क्यों। अर्ज़े हुनर है और कुछ, अर्ज़े हुनर है और कुछ, उसका सिला कुछ और है। कर्ज़े सितम कुछ और है, रस्मे वफा कुछ और है। अब के हमारे शहर की आबो हवा कुछ और। बहुत खूब, बहुत खूब। हिलाल साहब की शायरी आम जबान में लिखी गई है, जिसे समझना बड़ा ही सहल है। हर गजल का अपना मिजाज है। अब जो गजल मैं पेश कर रही हूँ वो हर उस शख्स के दिल के नजदीक है जिसे कभी ना कभी इस विदेश में बेगानेपन का एहसास होता है। आंखों में वो ख्वाब नहीं बसते, पहला सा वो हाल नहीं होता। आंखों में वो ख्वाब नहीं बसते, पहला सा वो हाल नहीं होता। अब फसले बहार नहीं आती और रंजो मलाल नहीं होता। क्या बात। आंखों में वो ख्वाब नहीं बसते, पहला सा वो हाल नहीं होता। अब फसले बहार नहीं आती और रंजो मलाल नहीं होता। इस अक्ल की मारी नगरी में कभी पानी आग नहीं बनता। यहाँ इश्क लोग नहीं करते, यहाँ कोई कमाल नहीं होता। वाह, वाह, वाह। हम आज बहुत ही परेशान हैं, हम आज बहुत ही परेशान हैं। इस वक्त के फेर से हैरान हैं। हमें लेके चलो किसी ऐसी तरफ जहाँ हिजरो विसाल नहीं होता। जितनी है नदामत तुमको अब, उतने ही पशेमा हम भी हैं। जितनी है नदामत तुमको अब, उतने ही पशेमा हम भी हैं। तुम उसका जवाब भी क्यों सोचो, हमसे जो सवाल नहीं होता। वो बस्ती भी एक बस्ती थी, ये बस्ती भी एक बस्ती है। वहां टूट के दिल जुड़ जाते थे, यहाँ कोई ख्याल नहीं होता। इस शहर की रीत को आम करें, झुक झुक के सभी को सलाम करें। हर काम को हम कर लेते हैं, यही काम फिलहाल नहीं होता। आंखों में वो ख्वाब नहीं बसते, पहला सा वो हाल नहीं होता। अब फसलें बहार नहीं आती और रंग मलाल नहीं होता।
कहते हैं कि एक अच्छे शायर की खूबी ये होती है कि वो हमारे दिल की बात को अपने लफ्जों में बयां करता है। अगली गजल में हिलाल साहब ने ऐसे ही कुछ सवाल लिखा। जिसका न था गुमान भला कैसे हो गया, जिसका न था गुमान भला कैसे हो गया, मेरा ही साया मुझसे जुदा कैसे हो गया। जिसका न था गुमान भला कैसे हो गया, मेरा ही साया मुझसे जुदा कैसे हो गया। दस्तूर तेरे शहर के कैसे बदल गए, था जो गुनाह अब वो रवा कैसे हो गया। वाह, मौका बहार का था खिजा कैसे आ गई, मौका बहार का था खिजा कैसे आ गई, तू जो मिला तो जख्म हरा कैसे हो गया। अफसोस तो यही है समझ क्यों न पाए लोग, अफसोस तो यही है समझ क्यों न पाए लोग, जालिम का हाथ दस्त शिफा कैसे हो गया, जालिम का हाथ दस्त शिफा कैसे हो गया। रहमान और रहीम तेरे नाम हैं अगर, रहमान और रहीम तेरे नाम हैं अगर, जो कुछ हुआ वो मेरे खुदा कैसे हो गया। कहता था सारे रास्ते चलना है साथ साथ, हैरान हूँ वो शख्स जुदा कैसे हो गया। दुनिया के सब चिराग क्या मेरे ही घर में हैं, दुनिया के सब चिराग क्या मेरे ही घर में हैं, ये एक सिमत जोरे हवा कैसे हो गया। इतना तो है हिलाल के शेरों में कह दिया, कि कुछ हमारा हाल हुआ कैसे हो गया। जिसका न था गुमान भला कैसे हो गया, मेरा ही साया मुझसे जुदा कैसे हो गया। और अब आखिर में एक गजल जो रिवोल्यूशनरी मिजाज की है। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से मरहले आए हैं जब इंसान के लिए अपनी आवाज बुलंद करना जरूरी हो गया है। शायर अपने आसपास के माहौल से अलग नहीं रह सकता, वो वक्त की नब्ज पहचानता है। जो दिल चाहे न कह पाए, जो दिल चाहे न कह पाए बगावत तब जरूरी, जो दिल चाहे न कह पाए बगावत तब जरूरी है, सितम जब हद से बढ़ जाए बगावत तब जरूरी है। जरूरी है। वाह, जिसका न था गुमान, जिसका न था गुमान, नहीं माफी चाहती हूँ, ये कैसे आ गया बीच में, सॉरी माफी चाहती हूँ। जो दिल चाहे न कह पाए बगावत तब जरूरी है, सितम जब हद से बढ़ जाए बगावत तब जरूरी है। जब अपने पैर के नीचे गुलों को रौंदने वाला चमन में नाज दिखलाए बगावत तब जरूरी है। जो तुम खामोश बैठे हो तुम्हें क्या ये नहीं मालूम, जो तुम खामोश बैठे हो तुम्हें क्या ये नहीं मालूम, कि जब इंसान इंसाफ मिट जाए बगावत तब जरूरी है। किसी रंगीन पगड़ी का बहुत ऊंचा सा जब तुर्रा, किसी रंगीन पगड़ी का बहुत ऊंचा सा जब तुर्रा, कोई मगरूर लहराए बगावत तब जरूरी है। यही गीता ने सिखलाया, यही कुरान ने बतलाया, हुकूमत जुल्म जब खाए बगावत तब जरूरी है। वाह, किसी मासूम नगरी में कोई शैतान सा शातिर, किसी मासूम नगरी में कोई शैतान सा शातिर, खुदा बनकर जब इतराए बगावत तब जरूरी है। हिलाल अब चुप नहीं रहना, कोई पूछे तो ये कहना, जब इतनी बात बढ़ जाए बगावत तब जरूरी है। हिलाल अब चुप नहीं रहना, कोई पूछे तो ये कहना, जब इतनी बात बढ़ जाए बगावत तब जरूरी है। जो दिल चाहे न कह पाए बगावत तब जरूरी है, सितम जब हद से बढ़ जाए बगावत तब जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत क्या मैं कुछ कह सकता हूँ जी ललित जी जी? जरूर जी, जरूर। मैं एक तो ये बताना चाहूँगा जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको, कि जब मैंने ये तय किया कि ये किताब हिंदी में छपनी चाहिए, तो मेरे एक साथी हैं इंडिया में, उनसे मैंने उसको ट्रांसक्रिप्ट कराया, इस पुरानी वाली किताब को, जो इसमें शामिल होनी थी। उसके बाद जो पहली हस्ती थी जिसको मैंने पेश किया कि आप जरा देख लीजिए, ये मुनासिब भी है, किसी लायक भी है, वो ममता जी थी।
ममता जी ने बहुत ही मोहब्बत से उसे देखा और फिर मुझे बताया कि ये चलो छपवा लो तुम, फिर ये इस शक्ल में आई। और दूसरी चीज मैं ललित जी ये कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ा बड़ा वो हुआ है जो ममता जी का सिलेक्शन है, ये जो बगावत वाली गजल है, मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था कि इन्हें ये पसंद आएगी। ये तो बहुत ही ममता जी जो है सॉफ्ट और मोहब्बत वाली हमेशा लगी। एक और अजीब बात है कि जो इन्होंने पहले एक दूसरी पढ़ी थी गजल, वो गजल शरियार साहब को बेइंतहा पसंद थी और वो मुझे बार बार सुनते थे। वो गजल यहाँ की नहीं है ममता जी, हालांकि अच्छा, वो 1986 की गजल है, अलीगढ़ में लिखी थी। और अच्छा, उसका मक्ता शायद वहाँ सईद खां है इसमें शामिल, उनको याद हो कि उसका जो मक्ता है हाँ, ये काम नहीं होता, वो वहाँ हाँ, थोड़ा सा इसलिए चल गया था क्योंकि वहाँ पे एक कुछ लोग खुशामत होती रहती है यूनिवर्सिटी अच्छा, की, जैसे अच्छा, 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 उसमें एक शेर जरूर है वो जो आपने बाद में पढ़ा, जो मैंने यहाँ पे उसमें बाद में ऐड किया। मेरी गजलों में अगर आप देखेंगे किताब में डेट पड़ी हुई है कब कही गई हाँ, है, जी, 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 अगर उसमें कोई शेर बाद में कहा गया है तो उसकी भी डेट पड़ी है कि ये बाद में कहा। तो बाद में 6 शेर करने के लिए वो कहा था एक, लेकिन बहरहाल वो गजल वो वाला शेर जो है वो यकीनन उसमें वो है कि यहाँ आ गए हैं वहाँ नहीं है अब, लेकिन बाकी शेर वो बहुत बहुत अलीगढ़ की गजल है वो। अच्छा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी आपका पढ़ने का, बहुत मैं ममता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी तो हमारी रियल स्टार हैं, तो जब भी कोई गुजारिश हम करते हैं तो थोड़ा मुश्किल से मानती हैं पर मान जाती नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है कि वो हैं। मानी और शामिल हुई इसमें। हाँ, वो मुश्किल से मानती है पर आपके नाम पे तुरंत वो एग्री कर गई। मोहब्बत है, मोहब्बत है। अच्छा, मैं अब इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त है कि इसी इतने अच्छी अदायगी के बाद हम इस बुक को लॉन्च करें, और हमारी खास मेहमान रक्षंदा जी यहाँ पर हैं और वो चर्चित लेखिका हैं। 25 से ज्यादा किताबें उनकी छप चुकी हैं, 50 से अधिक एकेडमिक पेपर्स और उनके एसेज छपे हैं। रक्षंदा जी हिंदुस्तानी आवाज संगठन चलाती हैं जिसका मकसद हिंदी उर्दू साहित्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार है। रक्षंदा जी से मेरी गुजारिश है कि वो हिलाल साहब की किताब का अनावरण करें और उसके बाद अपनी राय इस किताब पे दें, और उसके बाद हम और कुछ लोगों से राय ले सकते हैं, अगर यावर साहब कुछ कहना चाहे या नूर जी, और उसके बाद हम आखिर में शिव जी के पास जाएंगे। तो रक्षंदा जी प्लीज आप किताब को रिलीज आदाब करें। जी, और आदाब। जिनके पास भी किताबें हैं वो किताब रेज करेंगे जब रक्षंदा जी उसको रिलीज कर देंगी तब। इसमें जी, मैं भी शामिल। किताब इस वक्त इस शक्ल में है, क्या और बात है। ये हिलाल साहब की जरा नवाजी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस किताब की रूनुमाई ये का मे, मौका मुझे दिया। मेरे लिए इज्जत की बात है रखंदा साहबा, बहुत। हम सब के लिए। क्योंकि मैंने खुद रैप की है तो मैंने इस बात का ख्याल रखा कि मैंने सिर्फ 3 छोटे छोटे टेप्स लगाए हैं। अमूमन रैप करते वक्त सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो रैपिंग पेपर्स को नोचने में होती है। तो जनाब किताब इस शक्ल की है, आप लोग देखिए। क्या बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट यहाँ करता पे हूँ कि यहाँ पे एक लफ्ज मैं भी कह दूं शायद जी, कि ये किताब इस शक्ल में ना होती अगर रक्षंदा साहबा की मेहनत और मोहब्बतें शामिल ना होती, क्योंकि इसको वाह। छुपाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। शुक्रिया, शुक्रिया मैं आपकी। रिक्वेस्ट करता हूँ शिव जी से भी वो भी किताब को अपने हाथ में लेके दिखाएं, और बहुत बहुत मुबारक हिलाल साहब। बहुत हम शुक्रिया। हमारी ये दिली इच्छा है कि आपकी किताब बहुत सफल हो और सारी दुनिया इसको पढ़े, और बहुत आपके बहुत आपको हमारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो अब मैं जाहिर है रक्षंदा जी से अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात कहें। जी, शुरू में बात हुई थी कुछ आयरलैंड और वेल्स और स्कॉटलैंड वगैरह के डीएनए की। तो डीएनए के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि हिलाल साहब की घुट्टी में अलबत्ता उर्दू जरूर शामिल रही होगी। जिस किस्म के खानदान से वो ताल्लुक रखते हैं
और जिन लोगों की उनको सोहबत हासिल हुई अपने बचपने में, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उर्दू उनके माहौल में, उनके इर्द गिर्द हर तरफ थी। लखनऊ उनका आबाई वतन जरूर है, लेकिन उनकी तालीम तरबियत अलीगढ़ में हुई। और ये एक ऐसा अलीगढ़ था जो कि उस गोल्डन पीरियड का फैगेंट देख रहा था, जिसके बारे में अक्सर जिक्र होता है। थोड़ी बहुत मैं भी उस पीरियड के अलीगढ़ से वाकिफ हूँ। अभी कुछ देर पहले ही हिलाल साहब, मेरे भाई आए हुए थे जो शायद आपके हम उम्र हैं, और वो याद कर रहे थे कि कैसे वो और आप और कम्मू एक रिक्शे में बैठ के, जिस स्कूल की तस्वीर अभी दिखाई गई थी शुरू में, आवर लेडी ऑफ फातिमा, उसमें जाया करते थे आप लोग सब। मैं जरा छोटी थी तो मैं कुछ ही अरसे वहां पढ़ी और फिर उसके बाद दिल्ली आ गए, लेकिन आपकी किताब पढ़ के और आज ये शुरू की तस्वीरें देख के वो गुजरा हुआ अलीगढ़ याद आ गया। उस गुजरे हुए अलीगढ़ की, और खास तौर से जिस मोहल्ले में आपका बचपन गुजरा, तार वाले बंगले का जो मोहल्ला है, वो एक अजीब और गरीब जगह थी। यानी चप्पे चप्पे पे शायर, कौन ऐसा नहीं था जो उस मोहल्ले में नहीं रहता था या उसके इर्द गिर्द जिनके घर नहीं थे। मतलब एक गैलेक्सी ऑफ ग्रेट्स है जो मेरे ख्याल से हिलाल साहब आपके आसपास ही रहा करते थे, और जिनके साथ न सिर्फ आपका बल्कि आपके वालिदैन का रोजमर्रा का उठना बैठना था। चंद नाम आपने अपनी किताब में भी गिनवाए हैं, और जो मुझे भी जहन में इस वक्त आ रहे हैं वो हैं रशीद अहमद सिद्दीकी साहब, उर्दू के बड़े उस्ताद, बड़े नक्काद, उस वक्त के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मायने रखता था ये बात किसी के लिए कहना। और जनाब मोइन अहसन जज़बी साहब, अख्तर अंसारी साहब, असलूब अंसारी साहब, खलीलुर रहमान आज़मी साहब, और शहरयार साहब, जिनका आज बार बार जिक्र उठ रहा है। और शहरयार साहब आपके मोहल्ले में भी रहते थे, पड़ोस में रहते थे, और मेरे ख्याल से शहरयार साहब की शफ़क़त, मोहब्बत का असर आपकी शख्सियत में भी मुझे नज़र आता है, जो थोड़ा बहुत मैं शहरयार साहब को जानती थी। और मेरी अदना सी राय ये है कि आपकी शायरी में भी झलक आती है बार बार। आपने अपनी फहरिस्त हमें गिनवाई, और आपने मीर से शुरू करते हुए गालिब इकबाल तक आए, और कई नाम आपने गिनवाए, लेकिन शहरयार साहब का भी मैं असर बार बार आपकी शायरी में देखती हूँ। और दो चीज़ें जो मुझे ख़ास तौर से कॉमन मालूम देती हैं, वो एक धीमा लहजा, और जो धीमा लहजे का एक धीमापन जो शहरयार में भी था, और एक बहुत सीधी और सरल ज़बान में बात करना, और वो सीधी और सरल ज़बान हम आपकी शायरी में भी देखते हैं। और इस बहुत उम्दा मजमूए के शुरू में जो आपने तारुफ के बाद दो छोटे मजमून लिखे हैं, मुझे वो सीधी और सरल ज़बान उसमें भी नज़र आती है कि किस तरह से आप कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें वाज़े करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। आपने एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है, उर्दू के नए दोस्त, यानी ममता जी ने भी जिक्र किया, ये हम में से बहुत से लोगों की, और हमारे बाद की जनरेशन की खास तौर से ये एक तरह की मिसफॉर्चून है कि उन्हें उर्दू से इश्क और मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन वो उसको फ़ारसी रस्मुल ख़त में नहीं पढ़ सकते। तो वाणी प्रकाशन जैसे लोग और इस किस्म के पब्लिशर्स एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये चीज़ें देवनागरी में बहुत खूबसूरत तरीके से पब्लिश करने में। तो आपके जो मज़ामीन हैं, आपने वही बातें जो उर्दू के नए दोस्तों को ज़रूरत है समझने की, उर्दू शायरी का पूरी तरह से लुत्फ़ उठाने के लिए, आपने वो बातें बहुत बहुत संजीदा तरीके से, लेकिन बहुत साफ और सरल अल्फाज में कही हैं। मुझे लगता है कि मैं ममता जी की तरह खूबसूरत तरीके से तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन एक गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी बहुत छोटी बहर है, और बड़ी छोटी बहर में बड़ी बात कहना मुश्किल बात है। अगर आप इजाज़त दें हिलाल साहब, तो एक गज़ल के एक शेर पढ़ना चाहूंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही बात कि एक सादगी है इसमें, एक मासूमियत भी है, और एक बड़ी बात कहने की कोशिश भी है जो कामयाब है जिसमें आप। गजल कुछ इस तरह से, पहला शेर इस तरह से है, था अजब रास्ता और क्या, था अजब रास्ता और क्या, हो गया तजुर्बा और क्या। वाह। अब देखिए, ये गागर में सागर भरने वाली बात है, छोटी बहर में बड़ी बात कही जा रही है। एक और गजल का एक शेर पेश करती हूँ।
माजरत के साथ, क्योंकि मैं कोई ख़ास उम्दा तरीके से नहीं पढ़ पाती हूँ, बल्कि हमने अब तक हिलाल साहब से उनकी ज़बानी नहीं सुना, शायद वो भी होना चाहिए। इनका एक ख़ास अंदाज़ है जो मेरे ख्याल से इन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। आज उस अंदाज में शायरी बहुत कम पढ़ी जाती है, तो मेरी अपनी रिक्वेस्ट ये होगी कि थोड़ी सी शायरी हम इनकी ज़बानी भी सुने। नहीं, वो शामिल है रक्षंदा जी, वो शामिल शामिल है। है, जी जी, अब वो आगे होगा। हाँ, तो बहरहाल वो शेर कुछ इस तरह से है जो मुझे एक अच्छा लगा बहुत। गुजरे तो माह साल मगर कुछ नहीं हुआ, वाह, गुजरे तो माह साल मगर कुछ नहीं हुआ, हम हो गए निढाल मगर कुछ कुछ नहीं नहीं हुआ। हुआ। वाह, अच्छा शेर है और गजल भी बहुत उम्दा है। और बस एक और छोटी सी नज्म पढ़ूंगी और फिर अपनी बात को खत्म करूंगी। नज्म का उन्वान है याद। अब इसकी सादगी देखिए और इसकी बुनावट देखिए, ये अपने में मुकम्मल एक सोच है। न जाने किस दरीचे से बचपन की नटखट याद उतर आई, और होठों को हंसी, दिल को सुकून, जहन को एहसास फतह का देकर चली गई। वाह, बहुत छोटी, इसमें एक हाइकू जैसी कॉम्पैक्टनेस है, इसमें एक ब्रेविटी है और इसमें एक अपनी एनर्जी है। तो शहरयार साहब हमेशा कहते थे कि नज्म जो लिखना है, गजल का तो एक ढांचा है, एक टेम्पलेट है जो 300 साल से आपके पास मौजूद है। आप उस टेम्पलेट में अपनी सोच को ढालें, अपने अंदाज में ढालें और उसमें कामयाब हो जाएं तो आपकी खुशकिस्मती है। लेकिन नज्म लिखना, शहरयार साहब हमेशा कहते थे, मुश्किल है। वो इसलिए कि नज्म की एक अपनी एनर्जी है, एक अपना डायरेक्शन है। वो कहाँ से शुरू होती है ये तो आपका जहन और आपकी सोच बताती है, लेकिन वो कहाँ जाके खत्म होगी ये आपका शऊर है, ये आपकी क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है जो उसको अपने अंजाम तक लेके जाती है। तो फिर से बेइंतहा मुबारकबाद हिलाल साहब इस किताब के लिए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। वाह, शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया रक्षंदा जी। आपने जितना शब्दों में कहा उससे ज्यादा आपने अपने एक्सप्रेशन से कहा। ये मैंने देखा आपको क्लोजली। तो बहुत सारी बातें जो आप नहीं कह पाई वो आपकी नजरों ने, आपके एक्सप्रेशन ने कही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही हमें खुशी है कि सानिध्य के लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारी महफिल इतनी जानदार है और इतने अच्छे ढंग से ममता जी ने उनके गजलें कहीं। मैं बिना इंतजार किए सीधे गुजारिश करूंगा हिलाल साहब से, जैसा कि रक्षंदा जी भी चाहती हैं, कि वो अब अपने ढंग से, अपने अंदाज में अपनी शायरी, अपनी गजलें, अपनी नज़्में कहें। हिलाल साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ। बहुत शुक्रिया। और रक्षंदा साहबा, आपने इतनी तवज्जो से मेरी शायरी पढ़ी और जो कुछ आपने कहा उसके लिए मैं बहुत ममनून हूँ। और आपने बहुत सही बातें कही। और शहरयार साहब के हवाले से जो कुछ आपने कहा वो जाहिर है बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप इतने करीब खुद शहरयार साहब के थी, उनकी सोच को बहुत अच्छी तरह जानती थी और उनकी शायरी को अच्छी तरह समझती थी। तो बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने कहा। मैं कुछ गज़लें ही सुनाऊंगा, और बल्कि मैं दो गज़लें सुना देता हूँ अगर इजाज़त हो। शिफकान जी, आपकी इजाज़त है? 2 से ज्यादा की इजाजत है वैसे। और याफर भाई भी बैठे हैं कहीं, उनकी भी इजाज़त लेता हूँ। और दिव्या जी भी शामिल हैं, उनकी भी इजाज़त जी जी। मतलब पेश करता हूँ। तूफान भी है ठहरा हुआ, दर पे दिया रखा भी है। वाह, तूफान भी है ठहरा हुआ, दर पे दिया रखा भी है। रास्ता भी है, मौका भी है, देखें कोई आता भी है। तूफान भी है ठहरा हुआ, दर पे दिया रखा भी है। रास्ता भी है, मौका भी है, देखें कोई आता भी। आता भी है। वाह, क्या क्या सितम, क्या क्या गजब, क्या क्या खलिश, क्या क्या तलब। वाह, क्या क्या सितम, क्या क्या गजब, क्या क्या खलिश, क्या क्या तलब। अब तक तो हम जिंदा भी हैं, अब तक तो दिल प्यासा भी है। वाह, अब तक तो हम
जिंदा भी हैं, अब तक तो दिल प्यासा भी है। हर एक कदम भटके भी हम, हर एक कदम संभले भी हम। हर एक कदम भटके भी हम, हर एक कदम संभले भी हम। थोड़ा बहुत खोया भी है, थोड़ा बहुत पाया भी है। क्या बात। हर एक कदम भटके भी हम, हर एक कदम संभले भी हम। थोड़ा बहुत खोया भी है, थोड़ा बहुत पाया भी है। वो आए हैं हम जिस देश से, क्या कुछ नहीं उस देश में। वाह। आए हैं हम जिस देश से, क्या कुछ नहीं उस देश में। घुंघरू भी है, गागर भी है, गौरी भी है, गजरा भी है। आए हैं हम जिस देश से, क्या कुछ नहीं उस देश में। घुंघरू भी है, गागर भी है, गौरी भी है, गजरा भी है। रुक कर कभी सोचा नहीं, अफसोस ये समझा नहीं। वाह। रुक कर कभी सोचा नहीं, अफसोस ये समझा नहीं। जो कुछ भी है इस बाग में, तेरा भी है मेरा भी है। वाह। रुक कर कभी सोचा नहीं, अफसोस ये समझा नहीं। जो कुछ भी है इस बाग में, तेरा भी है मेरा भी है। मंजर वही दिलचस्प तर, होना है क्या अब के मगर। मंजर वही दिलचस्प तर, होना है क्या अब के मगर। मौजें भी हैं, कश्ती भी है, साहिल भी है, दरिया भी है। मंजर वही दिलचस्प तर, होना है क्या अब के मगर। मौजें भी हैं, कश्ती भी है, साहिल भी है, दरिया भी है। करके हिलाल उसकी तलब, ये राज हम समझे हैं अब। करके हिलाल उसकी तलब, ये राज हम समझे भी हैं। करके हिलाल उसकी तलब, ये राज हम समझे हैं अब। नजरों से वो छुपता भी है, ढूंढो अगर मिलता भी है। वाह वाह। क्या छुपा बात। भी है, ठहरा हुआ दर पे दिया रखा भी है। रास्ता भी है, मौका भी है, देखें कोई आता भी है। आता भी। और एक ये छोटी बहर की है, मैं सुनाता हूँ इसके कुछ शेर। तेरा चेहरा देख रहा हूँ, तेरा चेहरा देख रहा हूँ, फूल को खिलता देख रहा हूँ। क्या बात। तेरा चेहरा देख रहा हूँ, फूल को खिलता देख रहा हूँ। और ये कताबंद शेर है, यानी लिंक्ड है दोनों शेर। तेरा चेहरा देख रहा हूँ, फूल को खिलता देख रहा हूँ। सूरज चढ़ता देख रहा हूँ, चांद को छुपता देख रहा हूँ। वक्त को जामिद सोच लिया था, वक्त बदलता देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। एक अजब बाजार लगा है, मैं भी तमाशा देख रहा हूँ। वाह। घूम रहा हूँ नगरी नगरी, सांझ सवेरा देख रहा हूँ। काम है मेरा चलते रहना, हर एक रास्ता देख रहा हूँ। देख रहा हूँ दूर उफक में, डार न डेरा देख रहा हूँ। कब तक मुझसे छुप पाओगे, चप्पा चप्पा देख रहा हूँ। वाह। जब से हिलाल एक इश्क किया है, रोज करिश्मा देख रहा हूँ। वाह। बहुत खूब। अब एक आखिरी गजल सुना देता हूँ और फिर इजाजत लूंगा, शाबाश। ताकि फिर मैं सुन सकूं कि शिव कान जी कहाँ मुझको रखते हैं, उनकी बातें सुनना जरूरी है। ये नज्म मैं आप जितने लोग हैं पढ़ने लिखने वाले, आवाजें उठाने वाले, क्रिएटिव वर्क करने वाले, उनकी तरफ से मैं पढ़ रहा हूँ और आप सबकी नजर कर रहा हूँ। ये गजल सुनाता हूँ कि जिनकी आंखों में ये ख्वाब जिंदा रहा, हम वही लोग हैं। वाह। जिनकी आंखों में एक ख्वाब जिंदा रहा, हम वही लोग हैं। रोक सकते नहीं जिनका तुम रास्ता, हम वही लोग।
जिनकी आंखों में एक ख्वाब जिंदा रहा, हम वही लोग हैं, रोक सकते नहीं जिनका तुम रास्ता, हम वही लोग हैं, भूलते जो नहीं वक्त गुजरा हुआ, हम वही लोग हैं, भूलते जो नहीं वक्त गुजरा हुआ, हम वही लोग हैं, दोस्ती जिनसे थी मुड़ के देखो जरा, हम वही लोग हैं, दोस्ती जिनसे थी मुड़ के देखो जरा, हम वही लोग हैं, तंज तुम क्यों करो ठीक तुमने कहा, हम वही लोग हैं, तंज तुम क्यों करो ठीक तुमने कहा, हम वही लोग हैं, जीत लेते हैं जो खेल हारा हुआ, हम वही, तीर आते रहे जख्म खाते रहे तुम सताते रहे, तीर आते रहे जख्म खाते रहे तुम सताते रहे, फिर भी जिनको नहीं कोई शिकवा गिला, हम वही लोग हैं, हम वही लोग हैं, आते जाते यहाँ लोग तो हैं मगर कोई पूछे अगर, आते जाते यहाँ लोग तो हैं मगर कोई पूछे अगर, जिनसे चलता रहा इश्क का सिलसिला, हम वही लोग हैं, आते जाते यहाँ लोग तो हैं मगर कोई पूछे अगर, जिनसे चलता रहा इश्क का सिलसिला, हम वही लोग हैं, वो सब करम हम पे थे, बरकतें हम पे थी, रहमतें हम पे थी, सब करम हम पे थे, बरकतें हम पे थी, रहमतें हम पे थी, फिर ये क्या हो गया, ऐ खुदा हम वही लोग हैं, सब करम हम पे थे, बरकतें हम पे थी, रहमतें हम पे थी, फिर ये क्या हो गया, ए खुदा हम वही लोग हैं, और तुम तो चुप हो गए, कोई शेर अब पढ़ो कुछ हिलाल अब कहो, तुम तो चुप हो गए, कोई शेर अब पढ़ो कुछ हिलाल अब कहो, जिनसे दिन रात का तुमको था वास्ता, हम वही लोग वही हैं, लोग, जिनकी आंखों में ख्वाब जिंदा रहा, हम वही लोग हैं, रोक सकते नहीं जिनका तुम रास्ता, हम वही लोग हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब, बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, और मैं सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज इसकी शोभा बढ़ाई, रक्षंदा जी खासतौर पर, ममता जी, उत्तरा, और बहुत सारे लोग जो ऑडियंस में हैं, दिव्या जी बराबर लिखती रही हैं। अब मैं बिना समय गवाए अब मैं शिवकांत जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, शिवकांत जी ने क्या कहना चाहते हैं वो, क्योंकि वो हमेशा क्यूरियोसिटी जगाते हैं। शिवकांत जी बहुत मुख्तलिफ ढंग से चीजों को देखते हैं, और वो हमारे सानिध्य के चेयर भी हैं। शिवकांत जी। देखिए ललित जी और सामीन, सबसे पहले तो यावर साहब से और रक्षंदा जी से मैं माफ़ी चाहता हूँ गुस्ताखी के लिए, क्योंकि जैसे कि ममता जी ने कहा मुझसे पहले, और प्यार की बोली बोल का तारुफ लिखते वक्त प्रोफेसर सईद खान साहब भी कह गए कि मैं न तो शायर हूँ, न अदीब हूँ, और नक्काद तो यकीनन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मैं कायदे का कारी भी नहीं हूँ। शौकिया तौर पर ज़बान पर चढ़ जाने वाली कोई गज़ल या नज़म सुन लेने और मुंह की बात छीनने या दिल की बात कह जाने वाला कोई शेर पढ़कर अगर आप दूसरों से शेयर कर लें तो इससे कोई अच्छा कारी तो नहीं बन जाता ना, नहीं कोई अच्छा पाठक बन जाता है। इसलिए जब ललित जी ने सदारत करने का इसरार किया, वो भी इस महफिल की, और हिलाल साहब ने मजमुआ घर भेज दिया, तो हालत कुछ पतली हो गई वाकई में। मुझे याद आया कालिदास का अमर दीवान रघुवंश, जिसके मकबूल मतले का दूसरा और यादगार मिसरा वो जहन में लिखना शुरू करते हैं तो उसके दूसरे मिसरे में अपनी हालत बताते हैं कि वो पूरे रामचंद्र जी के खानदान पर लिख रहे थे,
तो वो कहते हैं कि मेरी हालत एक डोंगी लेकर समंदर पार करने निकले मांझी जैसी है। तो मेरी हालत वाकई में इस वक्त वैसी हो रही है, पता नहीं मैं क्या कहूं। उनकी लाइन थी तितिर्षु दुस्तरम मोहाद उडुपे नास्मि सागरम। ये मैंने आपको उसका मतलब बता दिया। खैर, मजमुआ खोला और खोलते ही इसके दीबाचे में हिलाल साहब की इस ख्वाहिश पर नजर पड़ी कि इसे कुछ ऐसे लोग पढ़ें जिन्हें उर्दू शायरी का शौक तो हो और उर्दू उनका ओढ़ना बिछोना ना हो ना हो, मैं वही इंसान। दिल को थोड़ी तसल्ली मिली और फिर उनके जज्बात, महसूसात जो वो कहते हैं, फिक्र से फूटी उन कोपलों के रंगों में सराबोर हुए जिन्हें उन्होंने बकौल उनके इश्क में गूंथ कर सजाया है। क्योंकि गजल के मानी महबूब से बात करना, वो खुद ही कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि इश्क के बिना शायरी फकत अल्फाज का एक ढेर है। मुझे याद आ रही, ईसा से 2 सदी पहले लिखे गए नाट्यशास्त्र में भरत मुनि इश्क को रस का नाम लेकर बोलते हैं। वो जिस रस की बात करते हैं वो यही इश्क है। उसके 9 मुख्तलिफ रंग उन्होंने बताए और इनमें कवियों और उनकी कविता के रस का स्वाद चखने वाले पाठकों और दर्शकों सबसे चहेता जो रस है वो श्रृंगार बताया, यानी रूमानियत। और कालिदास जो हमारे सबसे बड़े संस्कृत के कवि हुए हैं, उनकी महारत इसी रूमानियत में थी। यह भी माना जाता है कि वियोग या विप्रलंब श्रृंगार का असर सबसे गहरा होता है, जिसे आप गमे इश्क कह सकते हैं। और मीर तकी मीर साहब इसी के जादूगर थे, इसलिए खुदाए सुखन कहलाए, क्योंकि वो लिख गए, मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने दर्द गम जमा किए कितने तो दीवान। पर दरअसल मीर की जिस बात का मैं कायल हूं वो है उनकी गहरी से गहरी बात को सीधी से सीधी, या जिसे हिलाल साहब कहते हैं रिवायती जबान में कह जाने का एजाज और इख्तिसार। ये बात दाग में मुझे दिखाई देती है, फिराक साहब में भी दिखाई देती है। और हिलाल साहब ने रिवायती अंदाज अपनाते हुए अपनी शायरी में वही दाखिलियत पैदा करने की कोशिश की है। मैं उनके अपनी ही 2 पंक्तियां सुनाता हूं। गालिब नजीर और जोश ने क्या क्या इसे दिया, मैं भी ज़बान मीर को कुछ तो हिलाल दूं, जो कर रहे हैं तंज उन्हें हंस के टाल दूं। अब मैं ये नहीं कहने जा रहा कि हिलाल साहब अभी से मीर या दाग या फिराक हो गए हैं, पर उनकी शायरी में यकीनन मुझे वही खूबी दिखाई पड़ती है जो कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मजमुए की पहली ही गजल जब आप पढ़ते हैं, उसमें वे कहते हैं, कुछ लोगों को भूल न पाए पहला पहला इश्क, कुछ लोगों को भूल न पाए पहला पहला इश्क, कुछ लोगों को इश्क हमेशा पहला लगता है। बात अजब है पूछ रहे हो कैसा लगता है। अब बताएं कितनी आसान जबान और अंदाज में इश्क के फलसफे को कितनी गहराई से समेटा है। और पिछले मजमुए की बात करें तो उनकी जो दूसरी गजल है इस मजमुए में, जिसका मिसरा उला था, थी अजब ही दास्तां जब तमाम हो गई, उसमें हिलाल साहब ने एक मेटाफर का इस्तेमाल किया है। पहले उसे सुनिए, फिर बताता हूं कि वो मेटाफर मुझे किसकी याद दिलाता है और क्यों। रात जब जमा हुई जब दियों के सर उठे, रात जब जमा हुई जब दियों के सर उठे, तब हवा भी और कुछ तेज गाम हो गई। वाह। एक बस नजर पड़ी, उसके बाद यूं हुआ, मैंने जो गजल लिखी तेरे नाम हो गई, थी अजब ही दास्तां जब तमाम हो गई। बहुत खूब। अब इसमें जो मेटाफर इस्तेमाल किया है, दियों के सर उठना, यानी जब दिए जलते हैं तो उसकी लौ की बात की जा रही है। दिए का सर कैसे उठेगा, उसकी लौ।
उठेगी तो उसका सर उठेगा। कालिदास ने 1600 साल पहले अपने दीवान रघुवंश में लिखा, मैं पहले संस्कृत में, उसके बाद उसका मतलब आपको बताता हूं। संचारिणी दीप शिखैव रात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पाला। अब मैं इसका मतलब बताने के बजाय आपको पूरा सीन बता देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। वाह। रघु राजा थे, उनके बेटे थे अज, और इंदुमती एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी थी, उनका स्वयंवर हुआ। वाह। जमाना था जब औरतें स्वयंवर से खुद चुनती थी कि कौन उनका शौहर बने। वाह। तो स्वयंवर हो रहा था, और स्वयंवर में लाइन से जो दूर दूर देशों से राजकुमार राजा लोग आए हुए थे, वो सजे धजे बैठे थे, और वो हाथ में वरमाला लिए, मतलब कतार में एक राजा से दूसरे राजा की तरफ चलती जा रही थी, जिस पे उनका मन आएगा उसके गले में वरमाला डालेंगे। तो ज्यों ही वो एक राजकुमार के सामने जाती तो उसका चेहरा दमदमा उठता खुशी से, उसे लगता कि आहा, वरमाला मेरे गले में पड़ने वाली। और ज्यों ही वो उसे छोड़ के अगले वाले की तरफ जाती तो उसका चेहरा बुझ जाता था। अब उसकी बराबरी उन्होंने क्या, मतलब ये जो दो कपलेट है उसमें वो ये बताते हैं कि वो जो राजकुमारी है इंदुमती, वो एक चलती फिरती दिए की लौ जैसी है। और मान लीजिए कि वो सारे जो राजा बैठे हैं कुर्सियों पे, सिंहासनों पे, वो एक बहुत ही अमीर गली में हवेलियों की कतार है, और वो रात का वक्त है, और वो लौ एक हवेली के सामने जाती चलती फिरती लौ है, तो वो हवेली दमदमा उठती है उसकी रोशनी से, और ज्यों ही वो अगली हवेली में बढ़ जाती है तो पिछली हवेली अंधेरे में डूब जाती है। तो सीन देखें, मतलब वो तो मुझे उसकी याद इसलिए आई कि क्योंकि आपने और मैंने काफी कोशिश की ये देखने की कहीं किसी और गजल में किसी और शायर ने इस ये जो तसव्वुर है इसका इस्तेमाल किया हो, दिए की लौ का, दिए का सर उठना, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो साहब बहुत बहुत बधाई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और तसव्वुर उड़ान का खेल है, या कहिए कि मेल है उड़ान का, तसव्वुर की उड़ान का। अब जरा तसव्वुफ या रूहानियत की बात करते हैं। पानी में बनते अक्स के जैसा तो हूं मगर, पानी में बनते अक्स के जैसा तो हूं मगर, आंखों में कोई भर ले तो मिटता नहीं हूं मैं, आंसू तो कोई आंख में लाया नहीं हूं। ये उनकी एक गजल है, बहुत अच्छी है। और एक गजल अभी कुछ देर पहले ममता जी ने सुनाई थी, शुरू रूहानियत के अंदाज में होती है और बाद में एहतिजाजी तेवर ले लेती है। जिसका न था गुमान भला कैसे हो गया, मेरा ही साया मुझसे जुदा कैसे हो गया। और अब शहरयार साहब की मशहूर गजल आपको ये सुन के याद नहीं आ रही, अजीब सा नहा मुझ पर गुजर गया यारो, मैं अपने साये से कल रात डर गया यार। तो तसव्वुर की उड़ान एक सी है और मेल है। तो बात जो चल रही थी कि अब आप नजदीक हैं, उनके पास हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं असर तो है, कहीं न कहीं छाया है जो दिखाई देती है। गजल की सिन्फ की ये खूबी है कि एक ही शेर के एक मिसरे में आप रूमानी बात कहते हुए अगले मिसरे में बहुत गहरी दुनियावी या इनकलाबी बात कह सकते हैं, जो पढ़ने और सुनने वालों को कई गुना मुतासिर कर जाती। जैसे सुनिए, चोट खाकर संभल गया होगा, दिल तो दिल है बहल गया होगा, फिर से मंजर धुआं धुआं सा है, फिर कोई शहर जल गया होगा। अब किस तरह रूमानियत से शुरू होता है और एहतिजाज की तरफ जाता है, तो ये इसकी मिसाल है। एक और मिसाल लीजिए, इश्क किया तो जुल्म हुआ, और जुल्म हुआ जब, जुल्म के आगे सर न झुकना इश्क में सीखा, सब कुछ खोकर मौज उड़ाना इश्क में सीखा। ये भी उनकी एक गजल है।
गजलों की डेडलाइन को देखकर हिलाल साहब, मुझे लगता है कि आपकी शायरी का रुझान तजुर्बे और हालात और सियासत के साथ साथ रूमानी से रूहानी होते हुए फलसफे और रजत पसंद ताकतों और कट्टर मजहबी ताकतों के खिलाफ यानी एहतजाजी या इनकलाबी सा होता गया है। जाती आजादी और जियो और जीने दो आपको पसंद है, आपने खुद ही कहा, तो मुझे लगता है ये उसकी तरफ इशारा है। मसलन जो दिल, ये गजल हम सुन चुके हैं, जो दिल चाहे न कह पाए बगावत तब जरूरी है, सितम जब हद से बढ़ जाए बगावत तब जरूरी है, हिलाल अब चुप नहीं रहना, कोई पूछे तो ये कहना, जब इतनी बात बढ़ जाए बगावत तब जरूरी है। तो रजत पसंद और कट्टर मजहबी ताकतों के बारे में शायर क्या सोचता है, इस पर इस मजमूए से दो खूबसूरत दोहे और मैं सुनाना चाहता हूँ। एक दोहा तो जो है वो उसके शीर्षक में ही है, पहला जो है वो कई जगह कोट किया गया है, बक बक करने की मिली जब मुल्ला को छूट, दो ही दिन में पड़ गई इंसानों में फूट। या फिर एक आलिम ने दे दिया ये फतवा अनमोल, सारे फतवे भूल जा प्यार की बोली बोल, प्यार की बोली बोल आपने सही में इसका शीर्षक रखा। तो मेरे नजदीक तो हिलाल साहब आप एक मुकम्मल शायर हैं, जिसके कलाम की जमीन रुमानी, जैसा कि प्रोफेसर सईद खान साहब ने अपने तारुफ में कहा भी है, इश्क और रुमानियत उनकी शायरी की फिजा है। पर उस जमीन पर आपको रुमानियत से लेकर रूहानियत, फलसफे, ज़राफत, तंज और एहतिजाज यानी तमाम तरह के रंग देखने को मिल जाते हैं। उनकी महारत खाली गजल तक महदूद नहीं है, उन्होंने उर्दू अदब की बाकी तीनों असनाफ जैसे नज्म, रुबाई और दोहे सभी में कहा है। तो यूं मजमूए में उनके आपके हाल के 4-5 साल के कलाम को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि बदलते हालात और समाजी मसाइल आपकी शायरी पर थोड़ा हावी हो रहे हैं, जो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, बशर्ते कि इश्क की जमीन पर शायरी कायम रहे, क्योंकि शायरी की रूह आपकी वही है। खदशा ये है कि अगर ऐसा नहीं रहता है तो शायर इश्तिहारी बन जाते हैं। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही कह गया हूँ, जबकि मुझे इस बात का पूरा इल्म है, एहसास है कि उर्दू अदब पर कुछ भी कहने की मेरी कोई हैसियत नहीं। इसलिए मैं हिलाल फरीद साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ और हम सभी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बात को यहीं पूरी करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ललित जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शिवकांत जी। आपने जिस सूक्ष्मता से, सेंसिटिविटी से अपने विचार रखे और जिस तरह से उसको आपने कंपेयर किया क्लासिकल पोएट्री से, संस्कृत पोएट्री से, वो बिल्कुल एक नई बात की तरह लगा। और हिलाल साहब की शायरी को उसने एक यूनिक जगह भी दी, आपकी बात से ये बिल्कुल साफ नजर आया। और ये बहुत ही एक अध्यक्ष के रूप में ये आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं रक्षंदा जी को, ममता जी को, विजय जी, उत्तरा, दिव्या जी, यावर साहब, नूर जी, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सानिध्य का ये एक बहुत बड़ा सानिध्य के लिए एक सौभाग्य, ऑनर है कि हमने हिलाल साहब क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हमने उनको ये मौका दिया और उनकी किताब, हमारी नेक ख्वाहिशात, हम चाहते हैं उनकी ये किताब बिल्कुल मशहूर हो और सब जगह पढ़ी जाए। और उनके दोस्तों को भी जो कि यहाँ पर हैं हिलाल साहब के, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हिलाल साहब कुछ कहना चाहते हैं इसके पहले कि हम अलविदा कहें? हिलाल साहब आखिरी जो लास्ट वर्ड जो बोलते हैं, लेट यू बी द लास्ट वर्ड। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत कोई लास्ट वर्ड नहीं कहना है। मैं जिस तरीके से मैंने शिवकांत जी ने जो कुछ मेरे लिए कहा, मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और बहुत उन्होंने बातें ऐसी कही हैं जो गौर तलब हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ उन्हें कि मैं उनकी बातों को बहुत सीरियसली नोट मैंने लिया है। और वो बातें बहुत सच्ची हैं जो उन्होंने कही, और जिस गहराई से, और हमें कितनी चीज़ें उन्होंने बताई, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से बड़ी इज्जत अफजाई मेरी हुई है।
और सबसे ज्यादा मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे काफी दोस्त शामिल हैं, नीरज हैं इसमें, सईद खां हैं, फैसल हैं, राम मोहन चले गए शायद, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा भाई तालिब भी शामिल है, और ममता जी का बहुत शुक्रिया, और रक्षंदा तो जाहिर है वो उन्होंने इनॉग्रेट की किताब, बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन सबसे ज्यादा ललित जी आपका शुक्रिया, आपने इतनी मेहनत इस प्रोग्राम पे की, क्या कंपनी आपने प्रोवाइड की मुझ जैसे एक मामूली आदमी के लिए, उसका मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली रियली honored to be a part of your program. Thank you. इट इज ए प्लेजर हिलाल साहब, आपको दोबारा से बहुत बहुत बधाई और सब लोगों को शुक्रिया। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को अलविदा कहना चाहेंगे।